ये वीडियो देखो। ये जीप पूरी स्पीड से बॉर्डर की तरफ भाग रही है और ये बॉर्डर है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच का। ये बंदा जो इस गाड़ी से भाग रहा है इसका नाम है ओ चोंग सोंग और ये खुद भी नॉर्थ कोरियन आर्मी में एक सोल्जर था। इसकी गाड़ी स्पीड से पेड़ से टकरा जाती है और ये उतर के पैदल ही बॉर्डर की तरफ भागने लगता है। गार्ड्स इस बंदे पे गोलियां चलाने लगते हैं और इसको 5 गोलियां लगती भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रुकता नहीं है और भागता रहता है और भागते हुए कूद के फाइनली ये बॉर्डर के उस पार पहुंच जाता है। वो कई घंटों तक वहीं पड़ा रहता है, लेकिन फिर शाम को साउथ कोरियन गार्ड्स उसको फाइनली रेस्क्यू कर लेते हैं। इस सब में उसका काफी ब्लड लॉस हो जाता है, लेकिन मल्टीपल सर्जरीज के बाद वो फाइनली बच जाता है और साउथ कोरियन सिटीजन बन जाता है। लेकिन ये सबसे पहला और सबसे खतरनाक तरीका है नॉर्थ कोरिया से निकलने का, क्योंकि इसमें आपको DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन को पार करना पड़ता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया के 7.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स तैनात हैं जिनको शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने अपने ही साइड में लाखों लैंड माइंस बिछा रखी हैं और पूरी बॉर्डर पे बार्ब्ड वायर्स लगी हैं जिनमें करंट दौड़ता है। आपका एक गलत कदम और जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, बल्कि 7 और ऐसे रास्ते हैं जो इससे कम खतरनाक हैं और बहुत से नॉर्थ कोरियंस इनका यूज करके सेफली बाहर भी आए हैं। जैसे सीधा बॉर्डर क्रॉस करने के अलावा बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया के वेस्टर्न कोस्ट से समुद्र के रास्ते निकलते हैं। इससे लोग तैर के या बोट से साउथ कोरिया में जाते हैं। इसीलिए साल 2016 की सर्दियों में चू यंग ली ने भी यही ट्राई किया। वो नॉर्थ कोरियन मिनिस्ट्री में एक हाई पोस्ट पे था, लेकिन फिर भी उसने एक दोस्त के साथ नॉर्थ कोरिया से भागने का प्लान बनाया। वो लोग एक टायर, एक पंप और कुछ खाना लेके यूहोरिग नाम की जगह से भागने का प्लान करते हैं, जो साउथ कोरियन बॉर्डर से काफी पास था। ये लोग रात के अंधेरे में गहरे समुद्र में उतर जाते हैं। उस टाइम पे इस एरिया में माइनस में टेम्परेचर था और पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन ऐसी ठंड में भी वो तैरते रहते हैं और वो भी बिना किसी इक्विपमेंट या बोट के। और लगातार 4 घंटे तक तैरने के बाद उनको एक बोट दिखती है, लेकिन इस बोट को देख के वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्थ कोरियन पेट्रोल की बोट ना हो। इसीलिए वो तेजी से तैर के एक पास के आइलैंड पे चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अब वो गीले थे इतने ठंडे मौसम में और रात का टाइम था, तो ऐसे में जिंदा रहने के लिए उनके शरीर का गर्म रहना जरूरी था। इसीलिए वो आसपास पड़े कचरे से इंसुलेशन बनाते हैं और रात ऐसे ही काटते हैं। अगले दिन सुबह वो उसी कचरे से एक राफ्ट बनाते हैं और वापस समुद्र में निकल पड़ते हैं। लेकिन अब तक वो इस बात से अनजान थे कि असल में वो ऑलरेडी साउथ कोरिया में एंटर कर चुके हैं। वो आइलैंड जिस पे उन्होंने रात बिताई थी वो असल में साउथ कोरिया का ही पार्ट है। तो अपनी राफ्ट में चलते चलते उनको फाइनली एक साउथ कोरियन शिप मिल जाती है और वो उनको रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन उनका बच जाना किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि इतनी ठंड में वो घंटों तक अंधेरे में तैरते रहे। और इसी सब के बीच अगर वो गलती से नॉर्थ कोरियन पेट्रोल को मिल जाते तो उनको सीधे कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता, जहां उन्हें टॉर्च करके एग्जीक्यूट कर देते। इसके अलावा इस रूट में नॉर्थ कोरियन नेवी की भी हैवी डिप्लॉयमेंट रहती है, क्योंकि पास्ट में बहुत से नॉर्थ कोरियंस यहाँ से साउथ कोरिया में एस्केप किए हैं। लेकिन इतने हैवी नेवल डिप्लॉयमेंट से बचने के लिए कई नॉर्थ कोरियंस ईस्टर्न कोस्ट से सी ऑफ जापान से होते हुए जापान में एंटर करते हैं, क्योंकि वहां से उनको सीधा साउथ कोरिया डिपोर्ट किया जाता है। और नॉर्थ कोरियन नेवी का भी यहाँ कम डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन यहाँ से जापान की दूरी 700 किलोमीटर से ज्यादा है और यहाँ पे बहुत डेंजरस साइक्लोन्स आते हैं जो पूरे सी ऑफ जापान वाले रूट को और मुश्किल बना देते हैं। और यहाँ से भागने वाले नॉर्थ कोरियंस के पास बहुत सिर्फ एक छोटी वुडन बोट ही होती है, क्योंकि वहाँ इतनी गरीबी है। एक आम नॉर्थ कोरियन की महीने में सिर्फ 2 से 6 हजार वॉन की कमाई होती है, जो महीने के करीब 150 से 600 रुपए के बराबर है। और जैसे तैसे अगर आप मोटर बोट खरीदने के लिए पैसे जुटा भी लो तो भी बिना सरकार की परमिशन के आप कुछ नहीं खरीद सकते। और इसीलिए जापान में भागने के अभी तक सिर्फ 3 सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए हैं। लेकिन शायद इसीलिए सबसे ज्यादा चूज किया जाने वाला जो रूट है नॉर्थ कोरिया से भागने का, वो नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर का है। नॉर्थ कोरिया की लैंड बॉर्डर चाइना और रशिया से लगती है और ये तुमेन और यालू रिवर से सेपरेट होती है। रशिया से नॉर्थ कोरिया की सिर्फ 17 किलोमीटर की बॉर्डर है और छोटी बॉर्डर होने के कारण यहाँ पेट्रोल करना भी आसान है। इसके अलावा रशिया की नॉर्थ कोरिया के साथ ये ट्रीटी है कि अगर कोई नॉर्थ कोरियन रशिया में पकड़ा गया तो उसको सीधा
सीधा नॉर्थ कोरिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और वैसे भी व्हाइट रशियंस के बीच में एक नॉर्थ कोरियन का रहना वैसे ही बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में रशिया में घुसना भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं रहता। और इसीलिए ज्यादातर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स चाइना में घुसते हैं, क्योंकि चाइना की नॉर्थ कोरिया से 1300 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है जो पहाड़ों और जंगलों के बीच से पास होती है। इसीलिए इसको पेट्रोल करना भी मुश्किल है। और चाइना से नॉर्थ कोरिया को कोई खतरा भी नहीं है, इसीलिए वहाँ सिक्योरिटी भी कम रहती है। और ऐसे में यहाँ से पास होना थोड़ा आसान होता है। आमतौर पे लोग यहाँ से तोमेन रिवर के थ्रू सर्दियों में पास होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये नदी पूरी जम जाती है और इससे चल के ही क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन चाइना में पहुंचने के बाद भी आप सेफ नहीं हो, क्योंकि रशिया की तरह चाइना की भी नॉर्थ कोरिया से ये डील है कि वो भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस वहीं भेज देंगे। इसीलिए चाइना पहुंचने के बाद उनका अगला स्टेप होता है किसी ऐसी कंट्री में जाना जो उनको सेफली साउथ कोरिया में डिपोर्ट करे। और ऐसे में यहाँ सिर्फ 3 ऑप्शंस बचते हैं, मंगोलिया, वियतनाम और थाईलैंड। लाओस और म्यांमार इन ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि वो दोनों भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस वहीं भेज देते हैं। अब इन सब में से सबसे करीब रास्ता है मंगोलिया का, लेकिन मंगोलिया में जाने का मतलब है गोबी डेजर्ट को पार करना। ये डेजर्ट चाइना और मंगोलियन बॉर्डर के बीच में आता है और एक बहुत बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। इसमें इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस होते हैं कि गर्मियों में 40 डिग्री और सर्दियों में -40 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। और रेगिस्तान होने के कारण यहाँ कोई भी खाना, पानी या शेल्टर भी नहीं होता। बहुत दूर दूर तक पेड़ भी नहीं होते। बेसिकली सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजों में से कुछ नहीं होता। इसके अलावा यहाँ भेड़िए, भालू और स्नो लेपर्ड वगैरह भी होते हैं, जो इतने खाली इलाकों में आपको आराम से स्पॉट कर सकते हैं और इनसे बचने का भी कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं चीजों के कारण इस डेजर्ट को पार करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद 2007 में एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर योनमी पार्क और उनकी मां ने इसको सक्सेसफुली पार किया। सबसे पहले वो दोनों तूमेन रिवर के रास्ते चाइना में एंटर हुए, फिर कई साल वहीं रह के मल्टीपल मिशनरी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से फंड कलेक्ट करते रहे। इस बीच वो बार बार अपनी आइडेंटिटी बदलते रहे ताकि चाइनीज पुलिस को उन पर शक ना हो। और चाइना से निकलने के पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद वो मंगोलिया की तरफ निकल पड़ते हैं। वो पूरा गोबी डेजर्ट पार करके जैसे तैसे मंगोलिया में एंटर करते हैं। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करते ही उनको कई मंगोलियन गार्ड्स मिल जाते हैं और वो उनको वापस चाइना में भेज देने की धमकी देते हैं। चाइना में वापस जाने का मतलब था कि उनको फिर से नॉर्थ कोरिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वहां उन्हें सजा के तौर पे कैंप्स में भेज देंगे। ये सब योनमी पार्क जानती थी और इसीलिए उन दोनों ने तुरंत चाकू निकाल लिए और खुद को वहीं मार देने की धमकी दी, जिसको सुन के मंगोलियन गार्ड्स की इंसानियत जाग उठी और उन गार्ड्स ने फिर दोनों को मंगोलियन गवर्नमेंट को सौंप दिया, जिसके बाद में योनमी पार्क और उनकी मां को सेफली साउथ कोरिया भेज दिया गया। लेकिन ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ नहीं होता, क्योंकि वो कभी मंगोलिया तक पहुंच ही नहीं पाते। गोबी डेजर्ट को पार करते करते ही मारे जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स मंगोलिया में नहीं जाते, बल्कि थाईलैंड जैसे देशों की तरफ रुख करते हैं और इनमें जाने के लिए ये यूज करते हैं रेल रोड नेटवर्क्स का। ये बेसिकली बहुत से ट्रेन्स और बसेस का नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू ये लोग चाइना के नॉर्दर्न बॉर्डर से सदर्न बॉर्डर की तरफ जा पाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, थाईलैंड का चाइना से कोई लैंड बॉर्डर नहीं है और थाईलैंड में एंटर करने के लिए लाओस से होके जाना पड़ता है। लेकिन लाओस भी इनको वापस नॉर्थ कोरिया भेज देते हैं। इसीलिए लाओस की चेक पोस्ट जाने के बजाय ये लोग को जंगल से होके जाना पड़ता है और वहां पे इनका सामना होता है जायंट स्कॉर्पियंस, ब्लैक बियर्स और किंग कोबरा जैसे खतरनाक जानवरों से। और ये सब भी पार कर लिया तो फाइनली इनको मेकोंग रिवर क्रॉस करनी पड़ती है, जो मगरमच्छों से भरी हुई है। और ये सब पार करने के बाद आखिरकार अब आप थाईलैंड में एंटर कर सकते हो। लेकिन आप एक नॉर्थ कोरियन के पर्सपेक्टिव से सोचो, जिसने आज तक अपने देश के बाहर की कोई दुनिया नहीं देखी, ना उसको कोई रास्ते पता है और ना ये जानवर उसने कभी अपने देश में देखे हैं और ना ही उसको इनमें से किसी भी देश की भाषाएं आती हैं। तो आखिर वो इतने खतरनाक रास्तों को पार कैसे कर पाते हैं? तो देखिए, यहाँ पे एंट्री होती है चाइनीज ब्रोकर्स की। ये बेसिकली कुछ चाइनीज सिटीजन होते हैं जो इस पूरी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखते हैं और नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स से बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए कुछ फीस लेते हैं। ये लोग ही उनका रुकना, खाना, बस या ट्रेन टिकट्स या फिर अथॉरिटीज को ब्राइब करना, ये सारी चीजें देखते हैं और इस पूरे का वो $10,000 तक चार्ज कर लेते हैं, जो कि एक एवरेज नॉर्थ कोरियन की 10 साल की कमाई से भी ज्यादा है। और इसी चक्कर में इन ब्रोकर्स का सपोर्ट लेना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में कई भागे हुए नॉर्थ कोरियंस जो दूसरे देशों में रह रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को निकालने के लिए इन ब्रोकर्स को पैसे देते हैं।
जैसे साल 2017 में पार्क सिस्टर्स ब्रोकर्स को पैसे भेजती हैं ताकि पार्क ह्यून वू और उसके पापा भी नॉर्थ कोरिया से निकल पाए। तो पार्क ह्यून और उसके पापा नॉर्थ कोरिया की फ्रोजन नदी पार करते हैं। इस टाइम पे वो अपने साथ रेड पॉइजन भी लेके चल रहे थे कि अगर नॉर्थ कोरियन गार्ड्स उनको पकड़ लें तो वो इसको के वहीं जान दे दें। लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं होता और वो सेफली चाइना में पहुंच जाते हैं। वहां ब्रोकर्स उनको पूरा नॉर्दर्न चाइना क्रॉस कराते हुए साउथ में पहुंचा ही रहे थे कि चाइनीज अथॉरिटीज को उनके बारे में पता चल जाता है। पार्क ह्यून और उसके पापा वहां से तुरंत भागते हैं और बिछड़ जाते हैं। पार्क ह्यून वहां से अकेले पैदल चल के लाओस बॉर्डर तक जाता है और फिर वहां से बिना किसी इक्विपमेंट, सप्लाईज या सपोर्ट के पैदल ही पूरे जंगल को क्रॉस करता है और फाइनली थाईलैंड तक पहुंच पाता है। फिर थाई अथॉरिटीज उसको साउथ कोरिया भेज देते हैं, लेकिन उसके पापा वो पकड़े जाते हैं और उनको नॉर्थ कोरियन बॉर्डर के पास एक चाइनीज जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद उनको भी छोड़ दिया जाता है और वो फिर से ब्रोकर्स से कांटेक्ट करते हैं और फिर वियतनाम के रास्ते फाइनली वो भी साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सारे रास्ते जो आपने अभी देखे ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत कम ही लोग यहाँ से सही सलामत साउथ कोरिया में पहुंच पाते हैं। लेकिन अभी भी 2 ऐसे रास्ते हैं जिनसे सेफली आप नॉर्थ कोरिया से निकल सकते हो और वो हैं लेबर कैंप्स और सोशल क्लास। लेबर कैंप्स को कंसंट्रेशन कैंप से कंफ्यूज मत करना। ये बेसिकली नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स होते हैं जिनको एज लेबर दूसरे देशों में भेजा जाता है कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। और सोशल क्लास से मतलब है वो नॉर्थ कोरियंस जो हाई रैंकिंग पोस्ट पे हैं और दूसरे देशों में एज डिप्लोमेट्स या गवर्नमेंट बिजनेसेस के कारण जाते हैं। तो बेसिकली लेबर कैंप्स और सोशल क्लास दोनों के थ्रू लोगों को दूसरे देशों में भेजा जाता है और यहीं पे उनके पास चॉइस होती है कि वो भाग जाएं। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, नॉर्थ कोरिया जिन भी लोगों को भेजता है उनका स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक होता है, उनका हेल्थ स्टेटस या फिर उनकी लॉयल्टी कितनी रही है देश के प्रति, ये सब देखा जाता है। लेकिन इन सारे चेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो शादीशुदा होने चाहिए और उनके बच्चे भी होने चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब भी उनको दूसरे देशों में भेजा जाता है तब उनकी फैमिली को नॉर्थ कोरिया में ही रुकना पड़ता है ताकि फैमिली के चक्कर में वो कहीं भागने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर वो भाग गए तो नॉर्थ कोरिया में उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को उसके बिहाफ में सजा मिलेगी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहां क्राइम करने वाले के परिवार वालों को भी सजा मिलती है और इसको गिल्ट बाय एसोसिएशन कहते हैं। बेसिकली अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है तो उसके पूरे परिवार को दोष दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि उस परिवार का खून इम्प्योर हो चुका है और ऐसे में सबको सजा दी जाती है। लेकिन ये जानते हुए भी बहुत से नॉर्थ कोरियंस अपने परिवार को छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि वो इतने डेस्परेट होते हैं। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया से निकल के साउथ कोरिया में रहने लगना पूरी तरह सेफ है? साल 2002 में जिन गियोंग सुक ने भी यही सोचा था। लेकिन ये नॉर्थ कोरिया है, इससे भागना इतना भी आसान नहीं है। तो जिन भी जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ कोरिया में पहुंच जाती हैं, कई साल वहां रह के वहां की लीगल सिटीजन भी बन जाती हैं और एक साउथ कोरियन आदमी से शादी भी कर लेती हैं। इस सब के करीब 2 साल बाद वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए सोचती हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए नॉर्थ कोरिया पे, जिसके लिए वो अपने हस्बैंड के साथ चाइना जाती हैं और नॉर्थ कोरियन बॉर्डर के पास एक वीडियो शूट करने लगती हैं। इसी बीच 2 अननोन मैन आते हैं और उनको किडनैप करके तुरंत नॉर्थ कोरियन साइड पे ले जाते हैं। बाद में ये पता चलता है कि उनको नॉर्थ कोरिया से भागने की सजा दी गई और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया और बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो इन्हीं तरीकों से बहुत से नॉर्थ कोरियंस सालों से भागते आए हैं और 2009 में ये नंबर अपनी पीक पे था जब 2914 डिफेक्टर सक्सेसफुली यहाँ से भाग पाए थे। लेकिन साल 2012 में कुछ ऐसा होता है कि ये नंबर एकदम से कम होने लगा और कम होते होते ये साल 2022 में सिर्फ और सिर्फ 67 बचा। मतलब साल 2022 में पूरे नॉर्थ कोरिया के 2,60,00,000 लोगों में से सिर्फ 67 लोग देश छोड़ के भाग पाए। तो 2012 में आखिर ऐसा क्या हुआ? North Korea has bid a final farewell to the man it called its dear leader. तो देखिए, साल 2011 के दिसंबर महीने में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनका बेटा गद्दी संभालता है, किम जोंग उन। किम जोंग उन के पावर में आते ही पूरी बॉर्डर पे सख्ती बहुत बढ़ा दी जाती है और किम जोंग उन ने खुद इस मैटर को अपने हाथ में ले लिया। वो हर उस रास्ते को एक एक करके बंद करने लगते हैं जहां से एक नॉर्थ कोरियन भाग सकता था और दिन रात काम करने के बाद वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो रशिया के साथ अग्रीमेंट साइन करके नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस देने की डील कर लेते हैं। इसके अलावा चाइना की कोऑपरेशन से पूरी चाइनीज बॉर्डर पे भी हेवी सर्वेलेंस हो जाता है और लाखों की संख्या में कैमरे लगते हैं।
सकते हैं। 步到一定密度的时候，其实我们会经常知道你跟谁经常在一起。 और इस सब का रिजल्ट, जो ब्रोकर्स पहले कुछ $1000 लेके बॉर्डर क्रॉस करवाते थे, अब वो 20 से 25 हजार डॉलर तक चार्ज करने लगे हैं। जिसका मतलब है कि एक आम नॉर्थ कोरियन के लिए इन ब्रोकर्स का सहारा लेना अब पूरी तरह इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन अगर आपको ये एक्सट्रीमिटी लग रही है तो आपने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। साल 2020 में जब कोरोना वायरस की खबरें आने लगती हैं तो नॉर्थ कोरिया अपनी सारी बॉर्डर्स और स्ट्रिक्ट तरीके से बंद करने लगता है। स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करना भी बिना परमिट के इलीगल हो जाता है। जो गिनी चुनी फ्लाइट्स नॉर्थ कोरिया आती थी उनको भी बंद कर देते हैं। और यहाँ तक कि जो नॉर्थ कोरियन लेबर या डिप्लोमेट थे और दूसरे देशों में काम कर रहे थे उनकी एंट्री भी बैन कर देते हैं। जो कि देखा जाए तो कुछ हद तक जरूरी भी था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की 42% पॉपुलेशन माल नरिश्ड है, जिसका मतलब कि उनके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो कोरोना वायरस को झेल पाए। और ऐसे में उनका डेथ टोल काफी हाई हो सकता था, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की माने तो पूरे नॉर्थ कोरिया में कोरोना से सिर्फ 75 लोगों की डेथ हुई। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज के एस्टिमेट्स को देखें तो ये नंबर 45,000 से भी ज्यादा था, जो कि नॉर्थ कोरिया जैसी इतनी क्लोज्ड कंट्री के लिए भी बहुत हाई है। लेकिन रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाने के कारण अब पूरे देश में ना कोई अंदर आ सकता था और ना बाहर जा सकता था। पूरा नॉर्थ कोरिया बाकी की दुनिया से 100% आइसोलेट हो चुका था। इंटरनेट तो वहाँ वैसे भी नहीं था, जो थोड़ा बहुत फिजिकल कांटेक्ट या ट्रेड वगैरह चाइना से होता था वो सब भी खत्म हो जाता है। और सबसे खतरनाक चीज कि नॉर्थ कोरियन बॉर्डर गार्ड्स को शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। और कोरोना का किम जोंग उन ऐसा फायदा उठाते हैं अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कि कोरोना के खत्म होने के 2 साल बाद तक भी न फिजिकल बॉर्डर्स खुलते हैं और न शूट ऑन साइट का ऑर्डर खत्म होता है। जिसका मतलब है कि अब बॉर्डर क्रॉस करना टोटली इम्पॉसिबल हो चुका है। तो इस वीडियो की रिसर्च करते करते काफ़ी डिप्रेसिंग सा लग रहा था कि मतलब वहाँ के लोग बेसिकली एक जेल में कैद है और उनका निकलना और ज़्यादा मतलब कठिन होता जा रहा है। लेकिन इस सब में अगर एक पॉजिटिव चीज़ आपने नोटिस करी हो तो वो ये है कि कैसे ये ब्रोकर्स जो मतलब नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स को ब्राइब करके अपना काम करा लेते हैं, ये बेसिकली करप्शन हो रहा है। और यही जो करप्शन है ये नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप की पावर को अंदर से ख़त्म कर रहा है और ये लोगों को धीरे धीरे यूनाइट कर रहा है। और होपफुली हम जल्द ही वो नॉर्थ कोरिया देखेंगे जो एक फ्री कंट्री बन चुका होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और ये दूसरा वीडियो भी देखना जो कि इस बारे में है कि यूएस कैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक नई कंट्री बनाना चाहता है।